साल 2000 प्रयागराज की एक सुनसान जगह में लोकेटेड पिग फार्म में एक आदमी आधी रात को खाने के लिए कुछ पका रहा था, लेकिन जो वो पका रहा था वो खाना नहीं बल्कि एक इंसान का ब्रेन था। वो अपने सामने रखे बर्तन में उस ब्रेन को पानी में पका रहा था। किसी इंसान के सर को फाड़कर निकाले हुए इस ब्रेन को जब उसने अच्छे से पका लिया तो इस आदमी ने उसका सूप बनाया और उसे पी गया। और ऐसा इसने एक आदमी के साथ नहीं बल्कि पूरे 14 लोगों को मार के उनके साथ भी ऐसा ही किया था। और ये करने का कारण ये था कि उनके ब्रेन का सूप बना के पीने से उनका ज्ञान जो उन लोगों के पास पहले था ये सब इसके पास इसके दिमाग में आ जाएगा। इन 14 लोगों के ब्रेन के साथ साथ इस आदमी ने उन सब की बॉडी के और पार्ट्स को भी खाया था। कुछ लोग इसको आदमखोर और नरबख्शी भी कहते हैं, लेकिन आज के 24 साल बाद भी यह आदमी अपने आप को बेगुनाह और निर्दोष बताता है। यह आदमी है राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर। तो आखिर कौन है ये राजा कोलंदर जिसने 14 लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को खाया? आइए जानते हैं आज के इस केस में। जून 2000 यूपी प्रयागराज। यहाँ के एक लोकल न्यूज रिपोर्टर धीरेंद्र सिंह जो कि वहाँ के एक अखबार आज में काम किया करते थे। धीरेंद्र सिंह वहाँ की लोकल न्यूज का ध्यान रखते थे। उनका परिवार भी खेती का काम करता था। धीरेंद्र न्यूज के काम की वजह से कभी कभी बाहर भी चले जाते थे। 14 दिसंबर 2000 धीरेंद्र सिंह के पास एक कॉल आता है। ये कॉल किसी न्यूज के सिलसिले में ही था। तो धीरेंद्र सिंह न्यूज के बारे में जानने के लिए कॉल करने वाले के पास चले जाते हैं। लेकिन जब देर रात तक भी धीरेंद्र सिंह अपने घर पर वापस नहीं लौटे तो उनकी वाइफ ने उनको कॉल भी किया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। तो उन्होंने उनके ऑफिस में भी कॉल किया, लेकिन ऑफिस वालों ने कहा कि धीरेंद्र जी यहाँ पर नहीं है, वो अपने काम से बाहर गए होंगे, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन 2 दिन बाद भी धीरेंद्र घर पर वापस नहीं आए। तो 16 दिसंबर को धीरेंद्र सिंह की फैमिली पुलिस स्टेशन गई और उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। धीरेंद्र सिंह बैरी गाँव में ही रहते थे। अब क्योंकि वो रिपोर्टर थे तो सभी गाँव के लोग भी उन्हें अच्छे से जानते थे, इसलिए पुलिस ने भी अब धीरेंद्र सिंह को ढूंढना शुरू कर दिया और ये खबर वहाँ के न्यूज़पेपर में भी छप गई। पुलिस ने उन सबसे पूछताछ की जो धीरेंद्र सिंह को जानते थे। लेकिन जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें पता चला कि प्रयागराज के आसपास की जगह में पिछले कुछ महीनों के अंदर 4 से 5 लोग और भी मिसिंग थे। जब पुलिस ने पिछले कुछ सालों का डेटा निकाला तो पता चला कि प्रयागराज से 13 से 14 लोग गायब हो गए थे। लेकिन इन लोगों के केस ज्यादा टाइम तक नहीं चले और बंद हो गए। अब साल भर के अंदर इतने लोगों का गायब होना एक नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं थी और पुलिस को भी यही लगा। 19 दिसंबर सन 2000 पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 दिन बीत चुके थे। तो पुलिस ने सोचा कि धीरेंद्र सिंह की एक बार कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं, शायद हमें वहां से कुछ मिल जाए। कॉल हिस्ट्री चेक करने पर पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिस पर धीरेंद्र सिंह ने रात के करीब 1 बजे कॉल किया था और इसी नंबर से कॉल वापस भी आया था। रात के 1 बजे किसी को कॉल करना और उसी नंबर से कॉल का वापस भी आना ये पुलिस को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ये नंबर किसी फूलन देवी नाम की औरत का था। फूलन देवी एक पॉलिटिशियन थी और वो अपने गांव में ही चुनाव भी लड़ती थी। पुलिस ने जब उनके घर जाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो किसी भी धीरेंद्र सिंह नाम के आदमी को नहीं जानती, लेकिन उनके पति शायद इस आदमी को जानते होंगे। पुलिस उनके पति से मिलती है और उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। तो वो बताता है कि मैं धीरेंद्र सिंह को जानता हूँ, वो मेरे दोस्त ही हैं। लेकिन जब पुलिस उससे ये कहती है कि धीरेंद्र सिंह 3-4 दिन से गायब हैं, तो वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राम निरंजन बताया। पुलिस को राम निरंजन पर शक हो रहा था, इसलिए पुलिस ने उस पर नजर रखी। क्योंकि वो राम निरंजन को शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, इसलिए पुलिस ने सोचा कि धीरेंद्र सिंह के अलावा जो 12-13 लोग गायब हुए हैं इनकी फाइल्स को देखते हैं, शायद इनका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन मिल जाए। धीरे धीरे उन लोगों के नाम आना शुरू हो जाते हैं और जो सबसे पहले आदमी गायब हुए थे उनका नाम था कालीचरण श्रीवास्तव जो कि एक गार्ड थे। दूसरा नाम था संतोष जो कि एक टाटा की सुमो कार चलाते थे। तीसरा नाम था मोइन जो कि डार्क मैजिक किया करते थे। इन तीनों के अलावा भी 10-11 लोग और मिसिंग थे, लेकिन इन 14 लोगों में कोई भी कनेक्शन नहीं था। कालीचरण, संतोष और मोइन ये तीनों भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इन तीनों को राम निरंजन अच्छे से जानता था। अब पुलिस ये सोचने लगी कि धीरेंद्र
ने राम निरंजन को इतनी रात को कॉल क्यों किया। इसलिए पुलिस ने राम निरंजन की कॉल डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि राम निरंजन ने अपना नाम धीरेंद्र सिंह को गलत बताया था। राम निरंजन का असली नाम राजा कोलंदर था। राम निरंजन प्रयागराज का ही रहने वाला था और वो वहाँ के एक सरकारी दफ्तर में ड्राइवर का काम करता था। लेकिन ड्राइवर होने के बाद भी उसके पास एक टाटा की सूमो कार थी। राम निरंजन शुरू से ही एक अजीब तरह से रहता था। शादी के बाद भी उसने अपनी वाइफ का नाम बदलकर गोमती देवी से फूलन देवी रख दिया। राम निरंजन के 3 बच्चे थे और तीनों का नाम भी उसने बहुत अजीब तरह से रखा था। इन तीनों का नाम था अदालत, जमानत, आंदोलन। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम इस तरह से नहीं रखते और राम निरंजन को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लोगों का मानना है कि उसने अपने बच्चों के ये नाम इस वजह से रखे क्योंकि ये नाम कानून से संबंध रखते हैं। अब उसके बच्चे तो उसके खुद के कंट्रोल में थे, इसलिए राम निरंजन सोचता था कि वो इन तीनों अदालत, जमानत और आंदोलन को अपने कंट्रोल में रखता है, जो कि कानून है। और उसकी वाइफ भी पॉलिटिशियन थी, तो राम निरंजन को लगता था कि वो कानून पर राज करता है। तो राम निरंजन ने अपना नाम बदलकर राजा कोलंदर रख लिया। राम निरंजन को सब राजा कोलंदर के नाम से ही जानते थे। इन सब के बाद पुलिस फिर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पहले उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने बस ये कहा कि मैं इन लोगों में से सिर्फ धीरेंद्र सिंह को जानता हूँ। ये सब पुलिस को झूठ लग रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे बार बार पूछा कि वो सच बताए। पर अब राजा अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। वो अजीब तरह से बैठने लगा, बोलने लगा और अजीब तरह की बातें भी करने लगा। उसने पुलिस को कहा कि अगर मैंने आपको सब सच बता भी दिया तो भी आप मुझे अरेस्ट नहीं कर पाओगे। पहले भी एक केस में जब पुलिस राजा कोलंदर को जेल लेके गई तब उसने कहा कि मैं आपको सब सच बताऊंगा, पर उससे पहले मुझे एक कुकर भरी दाल पीनी है। पुलिस ये सब सुनकर कंफ्यूज हो गई, पर पुलिस ने कहा कि इसके लिए दाल मंगवा दो। तब वो कहता है कि तुम मुझे सामान ला के दो, दाल मैं यहाँ पर खुद बना के पीऊंगा। राजा कोलंदर ऐसा करके ये सोच रहा था कि पुलिस उसकी बातें मान रही है और उसके कंट्रोल में है। दाल पीने के बाद उसने पुलिस से कहा कि अपनी गाड़ी निकालिए, हमें नैनी जाना है। नैनी बेरी गांव से 31 किलोमीटर की दूरी पर था। तो राजा पुलिस को वहां के एक पिग फार्म में लेकर गया। ये पिग फार्म एक सुनसान जगह पर खेत के बीच में था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि ये तुम हमें कहाँ पर ले आए, ये किसका पिग फार्म है, तो वो पुलिस से कहता है कि ये कोई पिग फार्म नहीं बल्कि राजा कोलंदर की अदालत है। यहाँ पर राजा अपने इंसाफ करता है। ये सब सुनने के बाद पुलिस को ये लगा कि ये सिर्फ उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। पुलिस वहां से जा ही रही थी, तभी राजा ने उनको रोका और वहां पर ही पड़े एक प्लास्टिक के कट्टे में उसने हाथ डालकर कुछ बाहर निकाला। जब पुलिस ने उसकी तरफ देखा तो पुलिस को उसके हाथ में एक इंसान का स्कल दिखता है और ये स्कल उन्हीं 14 लोगों में से एक कालीचरण श्रीवास्तव का था। इसी एक स्कल से पुलिस को एक कंफर्म हो गया था कि राजा कोलंदर ने उन 14 लोगों को मारा है। पुलिस उस पिग फार्म में छानबीन शुरू कर देती है और बाकी पुलिस के लोगों ने राजा कोलंदर के हाथ पकड़ लिए थे ताकि वो कहीं पर भाग ना सके। उस पिग फार्म में छानबीन करते करते पुलिस को एक लोहे का बक्सा मिलता है। जब पुलिस ने इस बक्से को खोला तो इसके अंदर से उन्हें एक डायरी मिलती है। इस डायरी के अंदर पुलिस को उन 14 लोगों के नाम लिखे हुए मिलते हैं जो कि गायब हो गए थे। और इस डायरी के शुरू में कालीचरण और लास्ट में धीरेंद्र सिंह का नाम लिखा हुआ था और इनके नाम के आगे क्रॉस के निशान लगे हुए थे। ये सब देखकर पुलिस हैरान रह गई और उससे पूछा कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं। तो राजा कोलंदर उसी फार्म हाउस के एक जगह पर अपने हाथ से इशारा करता है। पुलिस ने जब उस जगह की खुदाई की तो वहां से उन्हें 3 और स्कल मिलते हैं। उन 3 में से 2 स्कल्स पर राजा ने कलर किया था और कुछ पर तो लोगों का नाम भी लिख रखा था ताकि उसे याद रहे कि कौन सा सर किस आदमी का है। राजा कोलंदर इन सब स्कल्स को एक ट्रॉफी के रूप में देखता था। उसे लगता था कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या तुम सबको ऐसे ही मारते हो, तो उसका जवाब आता है कि हाँ, मैं सबको ऐसे ही मारता हूँ। राजा कोलंदर ने बताया कि वो सब लोगों को एक ही तरीके से मारता था। सबसे पहले वो उन लोगों के सर को काटता था और बाद में उनके प्राइवेट पार्ट को भी काट देता था। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, तो राजा कोलंदर कहता है कि मुझे इन सब लोगों का ज्ञान चाहिए था, इसलिए मैंने सबसे पहले कालीचरण से दोस्ती की क्योंकि कालीचरण बहुत ही ज्ञानी आदमी था। तो मैंने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया और मार दिया। फिर उसके सर में से ब्रेन को निकाला और उसे गर्म पानी में उबालकर उसका सूप बनाकर पी गया। राजा कोलंदर ने कहा कि ऐसा मैंने पहली बार किया था, पर ऐसा करते ही मेरा दिमाग और तेज हो गया, इसलिए मैं उनके शरीर को तो फेंक देता पर उनका सर
अपने पास ही रखता था। लेकिन अब राजा कोलंदर धीरेन्द्र सिंह के बारे में बताता है। वो कहता है कि धीरेन्द्र सिंह को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था और ये सब वो अपने न्यूज़पेपर में छापना चाहता था, इसलिए मैंने उसको एक न्यूज इन्फॉर्मेशन का बहाना देकर अपने फार्म हाउस पर बुलाया और जब वो मेरे से बात कर रहा था तो पीछे से मेरे साले ने उसके सर में गोली मार दी और उसके साथ भी वैसा ही किया जो मैंने पिछले कई लोगों के साथ किया था। मैंने उसका सर और प्राइवेट पार्ट काट दिया। पर पुलिस ने कहा कि उसकी बॉडी कहाँ पर है, तो वो कहता है कि गांव के बाहर ही एक सुनसान जगह में उसने धीरेन्द्र सिंह की बॉडी फेंक दी और उसके सर को भी नदी में फेंक दिया। धीरेन्द्र सिंह की बॉडी पुलिस को वहीं पर मिली जहाँ पर राजा कोलंदर ने उन्हें बताई थी। उस टाइम सन 2000 में इंडिया में किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि इंसानों को खाने वाला एक नरभक्षी असल में हो सकता है। इसके बाद राजा कोलंदर का केस चला कि इसने 14 लोगों को जान से मारा है। लेकिन इस केस को चलते चलते बहुत टाइम हो गया और करीब 11 साल बाद मार्च 2012 में राजा कोलंदर और उसके साले को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस ने उसके फार्म हाउस से मिले स्कल्स और उसकी डायरी को सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया। लेकिन आखिर तक ये समझ नहीं आया कि राजा कोलंदर ने उन 14 लोगों की जान क्यों ली। किसी के ब्रेन का सूप बना के पीने से उसका ज्ञान अपने अंदर आ जाए, ये मर्डर करने का कोई कारण नहीं हो सकता। लेकिन राजा कोलंदर को जब सजा हुई तब से लेकर आज तक वो यही कहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा। मैं तो कह रहा हूँ मैं निर्दोष हूँ, लेकिन सुने कौन? जो चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। लेकिन अगर उसने किसी को भी नहीं मारा तो वो स्कल्स उसके फार्म हाउस में कैसे मिले और उसको कैसे पता था कि धीरेन्द्र सिंह की बॉडी कहाँ पर है। राजा कोलंदर आज नैनी जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है और ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता है। ये केस आपको कैसा लगा और इसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले केस में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय।